हेलो एवरीवन, वेलकम टू सी ए रमन लूथरा क्लासेस। माय नेम इज़ पारका मिर्ज़ा एंड आज मैं आपके साथ में हूँ वंस अगेन विद द सब्जेक्ट मैनेजमेंट, जहाँ पे मैं आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज लेकर आई हूँ रिगार्डिंग द टॉपिक बेसिक्स ऑफ मैनेजमेंट। सो सेशन को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक ज़रूर देखना है आप लोगों ने, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवाने वाली हूँ मैं। एज वी ऑल नो कि पीएफआरडी का जो एग्ज़ाम है वो बहुत ही नज़दीक आ चुका है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपको एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है फॉर श्योर, नो डाउट इन इट। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल, प्रेस द बेल आइकन। जब भी हमारी सेशंस होगी आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा एंड डू शेयर ये सेशंस ज़्यादा से ज़्यादा। एंड वन मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, अगर अभी तक आपने हमारे कोर्सेज को रिव्यू नहीं किया है तो काइंडली गो अहेड एंड रिव्यू आवर कोर्सेज। अगर आपको पीएफआरडीए का कोर्स रिव्यू करना है या सेबी का कोर्स रिव्यू करना है, जहाँ पर आपको हमारी सारी डिटेल्स मिल जाएंगी, वेदर वी आर टॉकिंग अबाउट द वीडियो लेक्चर्स और माइक्रो कोर्सेज और टेस्ट सीरीज, जितने भी सारे सेशंस हैं आपको वहाँ पे अवेलेबल सब कुछ मिल जाएंगे। लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। जब आप उस डिस्क्रिप्शन बॉक्स से विजिट करोगे तो वहाँ पे आपको सारी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल मिल जाएंगी, ठीक है। एंड वन मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, अभी हमारे इंस्टीट्यूट में कॉम्बो कोर्सेज, अगर आप पीएफआरडीए प्लस सेबी, ये जो कॉम्बो कोर्स है जहाँ पर आपको 20% का डिस्काउंट चल रहा है, ठीक है। तो ये एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है गाइस, गो अहेड एंड चेक इट आउट। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे सेशन को। पहला क्वेश्चन, रीड द क्वेश्चन केयरफुली। जल्दी जल्दी आपको नहीं करना है, क्वेश्चन को पढ़िए, ऑप्शंस को पढ़िए, उसके बाद ट्राई टू सॉल्व इट आउट, ठीक है। ओके, द रूल मेकिंग एंड रूल इन्फोर्सिंग बॉडी इज डैश, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, फोरकास्टिंग, लीडिंग या फिर ई मैनेजमेंट। क्वेश्चन देखने में थोड़ा इजी लग रहा है, बट बहुत सारे जो बच्चे हैं कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या होने वाला है, इसका आंसर क्या होगा। द रूल, रूल बनाता है एंड रूल का अप्लाई भी किया जाता है, उसको हम क्या कहते हैं? प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, फोरकास्टिंग, लीडिंग और मैनेजमेंट। ओके, लेट्स सी। व्हेन वी टॉक अबाउट प्लानिंग, प्लानिंग में क्या हो जाता है, हम सोचते हैं, है ना, कि हमें ये प्लान करना है, ऐसे हमें इस अकॉर्डिंग हमें हमारा ऑब्जेक्टिव मिल गया है एंड इस ऑब्जेक्टिव के अकॉर्डिंग, इस टारगेट के अकॉर्डिंग हमें चलना है। उस टारगेट को अचीव करने के लिए हमें डिफरेंट डिफरेंट स्टेप्स लेने हैं, हमने प्लानिंग कर ली, ठीक है। देन कम्स ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग क्या हो जाता है कि हमने डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज के लिए डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट जो है हमने सेट कर लिया है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू दैट एक्टिविटी डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हमने सेट कर लिया है एंड अकॉर्डिंग टू दैट डिपार्टमेंट हमें उसी अकॉर्डिंग एम्प्लॉयज, लोगों को ढूंढना है ताकि वो फुल स्पेशलाइज्ड हो उस डिपार्टमेंट के एक्टिविटीज को, टास्क को कंप्लीट करने के लिए। दैट इज ऑर्गेनाइजिंग। देन कम्स फोरकास्टिंग। फोरकास्टिंग मीन्स कुछ प्रेडिक्ट करना, फ्यूचर में हम प्रॉफिट अचीव करेंगे, हमारे गोल्स जो अचीव हो जाएंगे या तो हम लॉस मेक में भी जा सकते हैं, वो हम प्रेडिक्ट कर रहे हैं। देन कम्स लीडिंग। लीडिंग मीन्स क्या होता है? लीडरशिप, इफेक्टिव लीडरशिप, है ना। आप अपने ग्रुप को लीड कर रहे हो, आपके अकॉर्डिंग ही आपका ग्रुप जो है वो काम कर रहा है। एंड देन मैनेजमेंट। मैनेजमेंट क्या हो जाता है? हर एक चीज को मैनेज करके चलना, लोगों से काम करवाना इफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली, दैट इज मैनेजमेंट। तो द रूल मेकिंग एंड रूल इन्फोर्सिंग बॉडी इज व्हाट? नो, नॉट प्लानिंग, इट्स मैनेजमेंट। प्लानिंग में हम सिर्फ रूल बनाते हैं, बट द इन्फोर्सिंग बॉडी, द रूल ऑफ इन्फोर्सिंग बॉडी, इन्फोर्सिंग ऑफ रूल इज नोन एज मैनेजमेंट। हम अप्लाई कब करते हैं? हम प्लानिंग में अप्लाई नहीं करते हैं उस रूल को। इन्फोर्सिंग ऑफ रूल इज मैनेजमेंट, ठीक है। प्लानिंग हम सिर्फ करते हैं, लेकिन हम अप्लाई कब करते हैं? जब सारी चीजें हो जाती हैं उस चीज को हम क्या करते हैं? मैनेजमेंट, नॉट प्लानिंग। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो कंफ्यूज हो जाते हैं, वो जल्दी जल्दी में आंसर दे देते हैं दैट इज प्लानिंग। क्यों? क्योंकि वहां पे क्वेश्चन ही आपको ऐसा दिया गया है, द रूल मेकिंग एंड रूल इन्फोर्सिंग बॉडी। इन्फोर्स हम नहीं करते, है ना। मैनेजमेंट क्या है? कॉम्प्रिहेंसिव फंक्शन है, दैट इज फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, फोरकास्टिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। So motivating the efforts of others to achieve specific objectives is management. लोगों को मोटिवेट करना, उनके काम को अप्रिशिएट करना, अगर अच्छा परफॉर्मेंस है तो उन्हें रिवॉर्ड्स देना, all that comes under management. हर एक चीज को सोच समझ कर चलना, that is management. Management can precisely be called the rule making and
रूल इन्फोर्सिंग बॉडी, इन्फोर्सिंग ऑफ रूल इज मैनेजमेंट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। डैश विच इज अ सिंथेसिस ऑफ द क्लासिकल और फॉर्मल स्कूल एंड द ह्यूमन रिलेशन और इनफॉर्मल स्कूल। ए द ह्यूमन रिलेशंस अप्रोच, बी ब्यूरोक्रेसी, सी न्यू ह्यूमन रिलेशन, डी स्ट्रक्चरलिज्म या फिर ई नन ऑफ द अबव। ये कहते हैं कि ये एक ऐसा अप्रोच है जहां पर हम क्लासिकल को एंड ह्यूमन रिलेशन दैट इज फॉर्मल एंड इनफॉर्मल स्कूल को साथ कवर करते हैं। तो वो क्या है, कौन सा अप्रोच है? ह्यूमन रिलेशन अप्रोच, ब्यूरोक्रेसी, न्यू ह्यूमन रिलेशन, स्ट्रक्चरलिज्म या फिर नन ऑफ द अबव। क्या होगा? फॉर्मल स्कूल बेसिकली फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के तरीके, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में जो जैसे एम्प्लॉयज मैनेजर्स काम करते हैं फॉर्मली, मतलब ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड ही बातें होती हैं, जो टारगेट्स दिए गए हैं, जो ऑब्जेक्टिव्स दिए गए हैं उससे रिलेटेड ही बातें होती हैं। एंड इनफॉर्मल बेसिकली क्या हो जाता है कि मान लो ऑर्गेनाइजेशन के अंडर ही हम इनफॉर्मली बिहेव करें, मतलब लंच के टाइम पर कि हम लोगों फ्रेंड्स हमारे बन जाते हैं, उनसे इनफॉर्मल बातें करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड नहीं, बट हमें अच्छा लगता है फ्रेंडशिप एक दूसरे के बारे में जानना, या फिर हम कॉफी शॉप जाएंगे या संडे को ये प्लानिंग है वो प्लानिंग है, दैट इज इनफॉर्मल स्कूल। तो ये कौन सा अप्रोच है जो कहता है कि हम दोनों चीजों को साथ कवर करते हैं? ये ह्यूमन रिलेशन अप्रोच भी नहीं है, ब्यूरोक्रेसी भी नहीं है, न्यू ह्यूमन रिलेशन भी नहीं है, दिस इज स्ट्रक्चरलिज्म। Structuralism approach is a synthesis of this classical school and the human relation school. Basically ये जो आइडिया दी गई थी बाई मैक्स वेबर, ठीक है, ये इन्होंने एक बेसिक सा अप्रोच दिया था रिगार्डिंग मैनेजमेंट, एंड वहां पर एक बेसिक सा आइडिया उसने इन्वॉल्व हुआ था किसका? दैट इज कार्ल मार्क्स जी का। ठीक है, तो वेबर वर्क्स इज एसोसिएटेड विद द आइडियाज ऑफ राइटर्स सच एज कार्ल मार्क्स, का भी इनका कुछ एक आइडियाज जिन्होंने इन्होंने इंक्लूड किया था अंडर दिस अप्रोच स्ट्रक्चरलिज्म, जहां पे हमें दोनों चीजें देखने को मिलती है, फॉर्मल स्कूल प्लस इनफॉर्मल स्कूल। ठीक है, द सिंथेसिस ऑफ क्लासिकल एंड द ह्यूमन रिलेशन। ठीक है, चलो नेक्स्ट, स्टेप्स ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। बेसिकली यहाँ पे जब हम मैनेजमेंट की बात करते हैं गाइस, तो यहाँ पे मैनेजमेंट की फंक्शंस के बारे में बात हो रही है। सो व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट? प्लानिंग, देन ऑर्गेनाइजिंग। सेकेंड स्टेप इज ऑर्गेनाइजिंग। तो ऑर्गेनाइजेशन जब हम करते हैं, ऑर्गेनाइज जब हम करते हैं, एक्टिविटीज को ऑर्गेनाइज करते हैं, तो वहां पे हम एक स्ट्रक्चर मेंटेन करते हैं उस टाइम पे। तो उस ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर का प्रोसेस या स्टेप कैसा होना चाहिए? ऑप्शंस आर clear definition of objectives, revise the structure on the basis of assessment of personnel and other resources, determine the structure, establishment of policy structure, या फिर 5 identifying the activities and grouping them into convenient classes. The steps would be 1 2 3 4 5, B 1 2 4 5, C 1 3 4 2 5 या फिर D 1 5 3 2 और E none of the above। मैंने अपने लेक्चर्स में बहुत ही अच्छे तरीके से विद एग्जाम्पल आपको हर एक चीज क्लियरली समझाया है। अगर आपने मेरे लेक्चर्स को सुना होगा तो आप डेफिनेटली इजीली आंसर दे सकते हो। ये एक ट्रिकी क्वेश्चन है, बट गो अहेड विद इट। क्या होने वाला है? ओके, मान लो जब हम किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं, तो ये तो हमें पता है कि हमारा एक ऑब्जेक्टिव सेट कर दिया जाता है। तो क्लियर डेफिनेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव ये तो होगा। उससे पहले आप लोग ये देख रहे होगे कि ऑप्शंस में 2 ऑप्शन ऐसे हैं जिसमें ना एक एक नंबर मिसिंग है। इट मीन्स कि इससे ये पता चलता है कि ये जो ऑप्शन है, एक जो ऑप्शन जो मिसिंग है, वो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर पर हम काउंट करते ही नहीं है। ओके, ये ध्यान रखना है। तो ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव्स तो सबसे पहले हमने सेट कर लिया, जो आपको सब में दिख रहा होगा। देखो, ए में भी है, बी में भी है, सी में भी, डी में भी है। ठीक है, 1 तो आएगा ही। फिर सेकंड क्या हो जाता है? ऑब्जेक्टिव्स हमने डिसाइड कर लिया, उसके बाद ऑर्गेनाइजिंग में क्या हो जाता है कि हम अपने एक्टिविटीज को आइडेंटिफाई करते हैं, है कि नहीं? आइडेंटिफाइंग द एक्टिविटीज एंड ग्रुपिंग देम इनटू कन्वीनियंट क्लासेस। हम अपने एक्टिविटीज के अकॉर्डिंग उसके डिपार्टमेंट्स को अलग कर लेते हैं, है कि नहीं? देन उसके बाद क्या करते हैं हम?
डिटरमाइन द स्ट्रक्चर अकॉर्डिंग टू, जैसे कि आपने डिपार्टमेंट बनाया है उसके अकॉर्डिंग ही, आपके स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग ही आपको लोग ढूंढने हैं, उसके अकॉर्डिंग ही आपको स्पेशलाइज्ड बंदा ढूंढना है जो स्किल्ड है, जो नॉलेजेबल है, जो एक्सपीरियंस है, जो आपके काम को कर सकता है, आपके टास्क को इफेक्टिवली एंड इफिशियंटली कर सकता है। एंड लास्ट वन, रिवाइज द स्ट्रक्चर। जब आपने तीनों चीजें कंप्लीट कर ली है तो उस चीज का रिविजन करो, उसको उस स्ट्रक्चर को असेस करो कि क्या वो सही है कि नहीं, वहां पे रिसोर्सेज जो है वो अच्छे से यूज हो रहे हैं कि नहीं। तो द करेक्ट ऑप्शन इज डी 1532। यहाँ पे फोर्थ वाला ऑप्शन तो आएगा ही नहीं। इट सेज एस्टैब्लिशमेंट ऑफ पॉलिसी स्ट्रक्चर। व्हेन वी टॉक अबाउट पॉलिसी स्ट्रक्चर, पॉलिसी कौन बनाता है? पॉलिसी एम्स, जो मैनेजमेंट होता है, जो बेसिकली जब हम प्लानिंग की बात करते हैं तब हम पॉलिसी बनाते हैं ना कि ये पॉलिसी हमें करना है, ये प्लान बनाना है। सो दिस इज अ पार्ट ऑफ प्लानिंग एंड यहाँ पे बात हो रही है ऑर्गेनाइजिंग की। सो द करेक्ट ऑप्शन विल बी डी 1532। ठीक है, क्लियर डेफिनेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव सेट कर लिया, उसके बाद एक्टिविटीज हमने डिफाइन कर लिया, उसके बाद उसके अकॉर्डिंग डिपार्टमेंट्स बना दिए, स्ट्रक्चर बना दिए, लोग उसमें डाल दिए, उसके बाद उस चीज को रिवाइज करना, असेस करना कि रिसोर्सेज सही से यूज हो रहे हैं कि नहीं हो रहे, क्या वो अच्छे से काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। दीज आर दी स्टेप्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। ओके, अमंग द फॉलोइंग विच स्टेटमेंट इज ट्रू। यहाँ पे 5 स्टेटमेंट आपको दिए गए हैं एंड अकॉर्डिंग टू दिस आपको आंसर देना है कि कौन सा स्टेटमेंट जो है वो सही है एंड नहीं भी हो सकता। ठीक है, यहाँ पे विच स्टेटमेंट इज ट्रू। ओके, A says barriers to delegation includes fear of loss, power, certain personal attitudes and lack of ability to direct well. बैरियर्स टू डेलीगेशन, अगर आपको याद होगा डेलीगेशन मीन्स क्या हो जाता है कि सुपीरियर्स जो है वो अपने पावर्स को क्या कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं विद दी सबऑर्डिनेट्स। तो नॉर्मल सी बात है, यहाँ सुपीरियर के अंदर कभी ना कभी तो ये डर रहेगा कि मेरा पावर कहीं छीन तो नहीं जाए, है ना। अगर सबऑर्डिनेट ने अच्छा परफॉर्म कर दिया, कहीं मेरी जो प्लेस है वो कहीं वो उसको तो ना मिल जाए। द फर्स्ट स्टेटमेंट सेज दिस। ठीक है, देन ऑब्जेक्टिव्स आर द टास्क एंड एक्टिविटीज दैट अ सुपीरियर डिजायर्स समवन एल्स टू डू। ऑब्जेक्टिव क्या, एक टास्क है जो कि सुपीरियर क्या करते हैं, उनके अंदर यही रहता है कि उनके सबऑर्डिनेट से उस काम को करवाना है। Then, if the manager is unable to pass on obligation along with delegation of authority to the subordinate, the rule of single chain of command will be violated. अगर एक मैनेजर के अंदर ये पावर नहीं है कि ड्यूटी है वो जो डेलीगेशन है, जो ड्यूटी है वो क्या करते हैं, अपने सबऑर्डिनेट को पास करते हैं ना, अगर वो अनेबल रहे तो क्या जो कमांड वाला चेन है इट विल बी वायोलेटेड। Then D, management at the middle level shall have great responsibility and yet not be accountable for the results. मतलब मैनेजमेंट क्या है, जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी वो किसके ऊपर रहता है, मिडिल लेवल के ऊपर रहता है, एंड येट नॉट बी अकाउंटेबल, एंड उनके ऊपर रिजल्ट्स का भी मतलब वो आंसरेबल नहीं होते। सो एंड ई नन ऑफ द अबव। सो कौन सा स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है गाइज? ओके, चलिए डी देखते हैं। मैनेजमेंट एट द टॉप लेवल शैल हैव ग्रेट, मिडिल लेवल शैल हैव ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड येट नॉट बी अकाउंटेबल फॉर द रिजल्ट्स। अगर हम मैनेजमेंट की बात करते हैं तो पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी वो किसकी रहती है, टॉप लेवल की रहती है। तो यहीं पे मिडिल जो है वो रॉन्ग हो गया है, ये स्टेटमेंट तो गलत, ठीक है, रॉन्ग स्टेटमेंट। इफ द मैनेजर इज अनेबल टू पास ऑन ऑब्लिगेशन अलॉन्ग विथ delegation of authority to the subordinates, the rule of single chain of command will be violated. यहाँ पे क्या होगा, if the manager is able not unable, अगर एक मैनेजर able है to pass on duty along with the delegation the power and responsibility to the subordinate, the rule of single chain of command will be violated, ऐसा हो सकता है। यहाँ पे able होगा, so this statement is also incorrect. ऑब्जेक्टिव्स क्या है, एक टास्क है? नो, इट इज अ गोल। ये हमें गोल्स अचीव करना है इन दी ऑर्गेनाइजेशन, तो ऑब्जेक्टिव एक टास्क नहीं है। एंड बैरियर्स टू डेलीगेशन, यस ऑफ कोर्स, अगर सुपीरियर्स अपने पावर्स को शेयर कर रहे हैं विद द सबऑर्डिनेट्स तो कहीं ना कहीं उनके अंदर वो फियर ऑफ लॉस होगा कि कहीं मेरा पावर छीन ना जाए, अगर उसकी परफॉर्मेंस अच्छी हो गई तो मेरी जगह उसे ना मिल जाए। तो द करेक्ट स्टेटमेंट विल बी ए। Okay,
Barriers to delegation includes fear of loss of power, certain personal attitudes, and lack of ability to direct well. चले नेक्स्ट, काइंडली शेयर दिस सेशन, जितना हो सके गाइस ज्यादा से ज्यादा आप शेयर करते रहो. ओके, इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स ऑफ क्वालिटी of total quality management as a foundation for all their activities does not include. यहाँ पे बात हो रही है TQM, मॉडर्न मेथड्स, मॉडर्न टेक्निक्स ऑफ मैनेजमेंट. आई होप आप लोगों को याद होगा, है ना. सो TQM सेज व्हाट, और कौन कौन सी एक्टिविटीज जो है इसमें इंक्लूड नहीं होनी चाहिए. क्वालिटी कैन एंड मस्ट बी मैनेज्ड. B, quality improvement must be continuous. C, quality must be measurable. D, don't treat symptoms, look for the cure. या फिर E, none of the above. अगर आपको TQM के बारे में याद होगा तो आप इजिली इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हो गाइस, इजिली. ओके, जब हम टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट की बात करते हैं ना, तो यहां पे बात होती है रिगार्डिंग दी प्रोडक्ट्स. क्वालिटी किसकी क्वालिटी? प्रोडक्ट्स की क्वालिटी. डिफेक्शन नहीं होना चाहिए. डिफेक्टिव, अगर डिफेक्शन है तो उसको हटाओ, उसको दूर करो. अगर प्रोडक्ट्स में खराबी है तो उसको ठीक करो. डिफेक्शन जितना हो सके कम से कम करो. अगर कस्टमर्स आपके प्रोडक्ट्स को वापस कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, चेक करो कि कहाँ खराबी है प्रोडक्ट्स में. दैट इज टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट. तो क्या होने वाला है इसका आंसर? अगर हम क्वालिटी कैन एंड मस्ट बी मैनेज, यस इट इज इंक्लूडेड इन TQM. क्वालिटी, प्रोडक्ट की क्वालिटी, उसको उसमें सुपरवाइज उसको करना है एंड उसको मैनेज करके भी चलना है, खराबी है कि नहीं है. क्वालिटी इंप्रूवमेंट्स मस्ट बी कंटिन्यूअस. अगर कस्टमर्स लौटा रहे हैं आपके प्रोडक्ट्स को तो क्यों लौटा रहे हैं? इंप्रूवमेंट्स होने ही चाहिए, देखो क्यों लौटा रहे हैं. देन क्वालिटी मस्ट बी मेजरेबल. क्वालिटी आपको मेजर करना है कि हाँ, जितना आपको बार सेटअप करके दिया था, आपके स्टैंडर्ड को सेटअप करके दिया था, आप उस तक पहुंच रहे हो कि नहीं पहुंच रहे हो. अगर नहीं तो उस पर वर्क करो. एंड देन डोंट ट्रीट सिम्टम्स, लुक फॉर द क्योर. आप सिम्टम्स को ठीक मत करो, आप सीधे बीमारी को ही ठीक कर दो. That is, don't treat symptoms, look for the cure. इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? That is E, none of the above. ये सारी चीजें ही इंक्लूडेड है इन टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट. Okay, total quality management is an approach that organizations use to improve their internal processes and increasing customer satisfaction. इनका मेन एम क्या रहता है? कस्टमर नीड्स, वांट और उसके एस्पिरेशंस को सेटिस्फाई करना, ताकि कस्टमर्स जो है प्रोडक्ट जो है वो रिजेक्ट ना करें, ज्यादा से ज्यादा यूज करें एंड इससे कंपनी को भी फायदा हो. क्वालिटी कैन एंड मस्ट बी मैनेज. प्रोसेसेस नॉट पीपल आर दी प्रॉब्लम. प्रोसेसेस नॉट पीपल आर दी प्रॉब्लम. पब्लिक प्रॉब्लम नहीं, यहाँ पे आपका प्रोडक्ट है उसके ऊपर ध्यान देना है. डोंट ट्रीट सिम्टम्स, लुक फॉर द क्योर. बीमारी को ही ठीक करो, सिम्टम्स को ठीक मत करो. एवरी एम्प्लॉय इज रिस्पॉन्सिबल फॉर क्वालिटी. यस, जितने भी सारे लोग उसमें इन्वॉल्व हैं वो सारे ही रिस्पॉन्सिबल हैं. एवरी एम्प्लॉय इज रिस्पॉन्सिबल फॉर क्वालिटी. एवरी एम्प्लॉय इज, मतलब सेम थिंग है. क्वालिटी इज लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट. यस, अगर एक बार आप अच्छा करते हो, बार बार करते हो, तो कस्टमर आपके साथ अट्रैक्ट होता है एंड आपकी कंपनी में बार बार वो आएगा. इससे क्या होगा? कंपनी प्रॉफिटेबल भी होगी, कंपनी का ग्रोथ होगा. कंपनी का ग्रोथ, कस्टमर एम्प्लॉयज का ग्रोथ. ठीक है. देन मैनेजमेंट हैज 3 डायमेंशंस, डैश डैश एंड डैश. वर्क, ऑर्गेनाइजेशन, ऑपरेशन. Work, people and operation. Operation objectives, people. Authority, responsibility and accountability. या फिर E, none of the above. मैनेजमेंट के भी 3 डायमेंशंस होते हैं जिनको हम कहते हैं 3 Ds ऑफ मैनेजमेंट. सो व्हाट आर दी 3 Ds ऑफ मैनेजमेंट? Yes, that is work, people and operation. When we talk about authority, responsibility and accountability, ये किसके dimensions हैं? ये delegation के dimensions हैं. I hope आपको याद होगा. 3 dimensions of delegation: authority, responsibility and accountability. Operation, objectives and people. नहीं, पहले हम operation, काम, objective, पहले हम organization के goals को पहले रखते हैं, उसके बाद उस पर काम करते हैं ना. कौन काम करेगा? लोग काम करेंगे. तो पहले क्या होगा? वर्क, पीपल एंड ऑपरेशन. ऑब्जेक्टिव सेट कर लिया, उसके बाद काम कौन कौन सा है उसके अकॉर्डिंग पीपल ढूंढो, लोग ढूंढो एंड उसके बाद काम को स्टार्ट करो. दैट इज मैनेजमेंट हैज 3 डायमेंशंस: वर्क, पीपल एंड ऑपरेशन.
पहले वर्क आइडेंटिफाई करो, वर्क के अकॉर्डिंग लोग देखो, उसके बाद ऑपरेट करो. Management of work, it is connected with performance of task in an organization. Management of people, it implies dealing with employees and individual and dealing with individual as a group. And management of operation, it is interlinked with both management of work and management of people. यहाँ पे ये diagram है. So the correct option is B, work, people and operations. Okay. Work, नॉर्मल सी बात है, जो लोग काम कर रहे हैं उसके परफॉर्मेंस को देखते हैं. पीपल, जो काम उसमें इंडिविजुअल, जो इंडिविजुअली हैं, ग्रुप एफर्ट्स हैं, उसमें दिख रहा है. एंड ऑपरेशन, जो काम हमें करने को दिया गया है, क्या उस पर हम अच्छे से वर्कआउट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं. देन professional courses such as MBA also teach principles of management as a part of their curriculum at the beginners level. Identify the significance of principles of management highlighted from this statement. So basically guys, यहाँ पे क्या दिया गया है, एक case study दिया गया है, ठीक है. And according to this case study आपको identify करना है कि principles of management यहाँ पे कौन सा apply हम कर सकते हैं. A, management training, education and research. B, providing managers with useful insights into reality, effective administration, meeting changing environment requirements, या फिर training and development. ध्यान से देखना है, ठीक है. यहाँ पे कह रहा है एक प्रोफेशनल कोर्स है, दैट इज MBA, एंड उसमें आपको पढ़ाया जा रहा है, एजुकेशन प्रोवाइड किया जा रहा है रिगार्डिंग द प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, एंड वो बिगनर्स का फर्स्ट लेवल है. तो ये कौन सा प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट के प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट में आता है? Yes, of course, it is management training, education and research. यहाँ पे क्या किया जा रहा है, टीच किया जा रहा है. यहाँ पे एजुकेशन की बात हो रही है, पढ़ाने की बात हो रही है, तो ये क्या हो जाएगा, मैनेजमेंट ट्रेनिंग, एजुकेशन एंड रिसर्च. द सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट हाईलाइटेड फ्रॉम दिस स्टेटमेंट इज मैनेजमेंट ट्रेनिंग, एजुकेशन एंड रिसर्च. यहाँ पे रियलिटी के बारे में नहीं बात हो रही है, इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में बात नहीं हो रही है, चेंजिंग इन्वायरमेंट सिनेरियो के बारे में बात नहीं हो रही है. ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट तो है, बट यहाँ पे एट द सेम टाइम यहाँ पे टीचिंग की बात हो रही है, दैट इज एजुकेशन. सो द करेक्ट ऑप्शन इज ए, मैनेजमेंट ट्रेनिंग, एजुकेशन एंड रिसर्च. ओके. Then, spirit de corps is a French phrase that translates into group spirit. Spirit de corps is one of the Henry Fayon's principle. The theory of bureaucracy is given by Peter F. Drucker. The ideal type of political leadership is given by Max Weber. So, कौन सा जो statement है इसमें से true है? A, 1 and 2 only. B, 1, 2 and 4 only. C, 1, 2, 3 only. D, 1, 2, 3, 4 या फिर E, none of the above. स्पिरिट डी कॉर्प्स, आई होप आप लोगों को याद होगा, दी 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट. कौन कौन सा प्रिंसिपल्स था मैनेजमेंट का? ओके, व्हेन वी टॉक अबाउट स्पिरिट डी कॉर्प्स, दैट इज वी से यूनिटी इज स्ट्रेंथ. आई होप आप लोगों को याद होगा, यूनिटी इज स्ट्रेंथ, है ना. साथ में मिलजुल कर, एकता में बल है, एकता में शक्ति हम कहते हैं ना, that is unity is strength. Spirit de corps is a French phrase that translates into a group spirit. ये तो सही है. Spirit de corps is one of the Henry Fayol's principle. Henry Fayol का one of the 14 principles of management है, जो कि Henry Fayol ने दिया था, हमने अच्छे से पढ़ा भी है, ये भी राइट है. The theory of bureaucracy is given by Peter F. Drucker. ये बहुत बार हमने देख लिया है कि the theory of bureaucracy is given by Max Weber. भूलना नहीं है. ओके. एंड द आइडियल टाइप ऑफ पॉलिटिकल लीडरशिप इज गिवन बाय मैक्स वीबर. ये तो सही है. दी पॉलिटिकल लीडरशिप का जो थियरी है, ये किसने दिया है? मैक्स वीबर ने. एंड थियरी ऑफ ब्यूरोक्रेसी भी किसने दिया है? मैक्स वीबर, नॉट पीटर एफ ड्रुकर. तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? दैट इज 1, 2 एंड 4 ओनली, दैट इज बी. ओके. While Weber may be the best known for his numerous contribution to the field of sociology, he is also known for the two key contributions to management theory, the theory of bureaucracy and the ideal type of political leadership. तो उन्होंने सिर्फ सोशियोलॉजी पे ही के फील्ड पर ही अपनी कंट्रीब्यूशन नहीं दी थी, बट उन्होंने ब्यूरोक्रेसी के बारे में भी कहा था एंड पॉलिटिकल लीडरशिप के बारे में भी बात की थी. ठीक है. ओके गाइज, तो आज का जो हमारा सेशन है वो यहीं पे ओवर होता है. हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में. आई होप आपका आज का जो सेशन है वो आपको अच्छा लगेगा. एंड वन मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, मैं फिर से आप लोगों को रिवाइव कर देती हूँ कि कॉम्बो कोर्स पर
दैट इज बेसिकली पीएफआरडीए प्लस सेबी का कॉम्बो चल रहा है, जहां पर आपको 20% का डिस्काउंट चल रहा है। तो ये एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है गाइज, सो गो अहेड एंड चेक इट आउट। एंड हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू एवरीवन।